दीपाली राणा, आप देख रहे हैं फायदेमंद फंड्स और आज के शो में हम बातचीत करेंगे कोटक पायनियर फंड की। और हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं इस फंड के बारे में बातचीत करने के लिए वो है मिस्टर हरीश बिहानी, जो कि फंड मैनेजर हैं कोटक महिंद्रा एएमसी से। हरीश जी नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार दीपाली। तो हरीश जी, कोटक पायनियर फंड की बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपका टेक लेना चाहेंगे पहले मार्केट्स पर। एक बड़ा इवेंट बजट था जो हमारे सामने है। केपेक्स को लेकर थोड़ी सी चिंता इनिशियली हुई, लेकिन कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा इस एक्सपेक्टेशंस में हमने कुछ रेस्पेक्टिव थीम्स में, सेक्टर्स में एक अच्छा मोमेंटम आते हुए देखा। लेकिन सिर्फ एक बजट ही नहीं है, आगे के लिए बहुत सारे ट्रिगर हैं। फिर चाहे वो यूएस में ट्रंप पॉलिसीज़ ही क्यों ना हो, करेंसी मार्केट का बिहेवियर हो, या फिर अर्निंग्स ही क्यों ना हो। अब बजट के बाद अगर मार्केट की बात करें तो क्या कुछ मार्केट एडजस्टमेंट्स हुई हैं आपके हिसाब से, और क्या व्यू है अब पोस्ट बजट मार्केट्स पर? तो दीपाली, आप ने सही बोला कि काफी अनसर्टेनिटी थी मार्केट में ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स। तो अभी क्या हुआ है कि जो अनसर्टेनिटी थी कि यूएस प्रेसिडेंट कौन होंगे, फेड पॉलिसी क्या शेप अप होगी, स्पेशली इन कैलेंडर ईयर 25, अगर आप देखें तो बजट कैसा होगा, तो ये जो अनसर्टेनिटी थी उनमें एक तरह का हमको एक अंडरस्टैंडिंग आ गया है कि यहाँ से पॉलिसी कैसे शेप होने वाली है, ट्रम्प की पॉलिसी कैसे शेप होने वाली है, इसका अंडरस्टैंडिंग हमको अभी आ गया है। अगर हम डोमेस्टिक पॉलिसी की बात करें तो बजट ने क्लियर डायरेक्शन दिया है, नॉट ओनली कंजम्पशन बट हमारे हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स को भी एक क्लियर डायरेक्शन दिया है। और फिस्कल्स जो स्टेबिलिटी है एंड फिस्कल कंसोलिडेशन जो एक थीम है इंडिया का, जिससे मैक्रो बहुत स्ट्रांग रहता है, वो एक और थीम है जो लॉन्ग टर्म आउटलुक के लिए काफी अच्छा रहेगा इंडिया के लिए। अभी क्वार्टर थ्री की अर्निंग्स चल रही है। क्वार्टर थ्री अर्निंग्स में भी आपको ये देखने मिलेगा कि काफी कंपनी के जो नंबर्स आ रहे हैं वो बेटर देन एक्सपेक्टेशंस आ रहे हैं। और हमारे हिसाब से जो भी पॉलिसी बूस्ट आई है स्पेशली ऑन द डोमेस्टिक साइड, उनका जो इम्पैक्ट है वो क्वार्टर फोर से आना चालू हो जाएगा। सो नेट नेट जो अनसर्टेनिटी थी वो स्लोली एंड स्टेडली थोड़ा क्लैरिटी आ रहे हैं उनमें। सेकंड, अर्निंग जो एक्सपेक्टेशन था वो मीट हो रहा है और फोर्थ क्वार्टर से इंप्रूवमेंट आने का की अनुमान है। तो एक तरह से मार्केट का रुख यहाँ से ओवरऑल ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर इंप्रूवमेंट आना चाहिए। ओके, तो हरीश, ये मान के चलें कि थोड़ी अनसर्टेनिटी मार्केट में कम होगी और अगले कुछ महीनों की वॉलेटिलिटी के बाद एक डायरेक्शन मार्केट को मिलती हुई दिखेगी। एब्सोल्युटली दीपाली, एक जो ट्रम्प टैरिफ वॉर की जो अनुमान है, जो भी अभी ग्लोबल में जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है ऑन ट्रम्प टैरिफ वॉर्स, उसमें एक फाइनली एक विद इन अ मंथ और टू हमको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि ये किस रुख की तरफ जा रहा है। एक बार वो क्लैरिटी आ जाए, डॉलर जो अप्रिशिएट कर रहा है, डॉलर स्टेबलाइज करेगा या इंक्रीमेंटली डेप्रिशिएट करेगा, वो देखने का है। करेंसी अपनी करेंसी स्टेबलाइज करेगी। तो एफआईआईज भी बहुत क्लोजली ये देख रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम इंडियन फैक्टर्स, लोकल फैक्टर्स जो कि अभी स्टेबल हो गए हैं, ग्लोबल फैक्टर्स वो अगर स्टेबल हो जाए तो एक एफआईआई इनफ्लोज भी आने की अनुमान है। तो ओवरऑल यहाँ से हमको ये लगता है कि नेक्स्ट 2-3 महीने में जो क्लैरिटी आने की अनुमान है हमको, वो एक बार आ जाए, उसके बाद ओवरऑल थिंग्स स्लोली एंड स्टेडली इंप्रूवमेंट हमको दिखेगा। ओके अच्छा, तो फिर इस साल के लिए किस तरीके के रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सो फार जो भी कॉन्वर्सेशन हमारा तमाम मार्केट पार्टिसिपेंट्स के साथ हुआ है, सबका मानना ये है कि जिस तरीके के रिटर्न्स हमने प्रीवियस ईयर्स में आते हुए देखे उस तरीके के तो रिपीट नहीं होंगे, वॉलेटिलिटी रह सकती है। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू ये है हरीश जी कि क्या पॉजिटिव रिटर्न्स ही एक्सपेक्ट करें ओवरऑल इस साल में, या फिर नेगेटिव रिटर्न्स की तरफ भी जाने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है? देखिए दीपाली जी, साल भर का रिटर्न अनुमान करना बहुत ही मुश्किल है। बट अगर कोई भी इन्वेस्टर 5 साल के हिसाब से अगर मार्केट में आता है तो प्रीवियस 5 इयर्स एक आपको एक अच्छा एक आइडिया देगा। 5 इयर्स लॉन्ग टर्म रोलिंग एवरेज एक आपको अच्छा अनुमान देगा कि ये रिटर्न कहाँ पे बन सकता है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे 6.5 से 7% रियल ग्रोथ, 4 से 5% नॉमिनल ग्रोथ, तो 10 से 11% जीडीपी अगर ग्रोथ होती है और हमारी कंपनीज की प्रॉफिट कंपाउंड करती है, तो अगर हम एक ढंग के फंड में इन्वेस्ट करें तो एक जो रिटर्न फ्रेमवर्क है
वो मीट करना चाहिए। अब ये कभी कभी ज्यादा अपफ्रंटेड हो जाता है बिकॉज रिटर्न्स जो पी मल्टीपल है वो पी मल्टीपल पार्ट कभी कभी एक्सपैंड हो जाते हैं, कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सो वो सब चलते रहेंगे, बट ओवर अ लॉन्गर टर्म वो एवरेज आउट हो जाते हैं। अगर ग्रोथ ठीक रही, प्रॉफिट ग्रोथ ठीक रहा, तो ओवरऑल मार्केट का ओके। ओवरऑल आउटलुक एंड रिटर्न्स ठीक रहेगी। अच्छा, अब तक का जो अर्निंग सीजन रहा उसे आप कैसे रेट करते हैं? क्या इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस रहा, मोर ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव सरप्राइजेस रहे? कैसे रेट करते हैं आप? आई थिंक ये ऑन बैलेंस हम जब देख रहे हैं कि जो सेकेंड हाफ में जो अर्निंग्स आ रहे हैं अभी, अब जो रिसेंट अर्निंग्स आए हैं वो काफी इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है, एंड कहीं कहीं बेटर देन एक्सपेक्टेशंस भी हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन इटसेल्फ काफी कम हो गए थे और हो रहे हैं एज वी स्पीक। और आउटलुक जो ओवरऑल है कंपनी से, जो आउटलुक आ रहे हैं वो हमको बता रहे हैं कि फोर्थ क्वार्टर से जो इंप्रूवमेंट है वो दिखना चाहिए, और नेक्स्ट ईयर भी काफी डिसेंट है अक्रॉस मैनी मैनी सेक्टर्स एंड कंपनीज। विद दैट पॉलिसी चेंजेस जो हुए हैं और आरबीआई की जो पॉलिसी चेंजेस होने वाली है, जो अनुमान है अभी हमको, तो उसके हिसाब से भी ओवरऑल आउटलुक स्लोली एंड स्टेडली इंप्रूव हो रहा है। सो ऑन एवरेज earnings is in line with expectation and outlook is slowly and steadily improving. अगर हम ओवरऑल थीम्स की बात करें इस समय मार्केट में, तो कौन सी वो पॉकेट्स हैं, सेक्टर्स हैं या थीम्स हैं जो आपको अट्रैक्टिव लग रही हैं ग्रोथ पर्सपेक्टिव से, वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से? तो दीपाली जी, थीम्स हम बहुत क्लियर है ओवर द लास्ट वन एंड हाफ ईयर्स दैट थीम्स वही अच्छा करेंगी जिनमें अर्निंग ग्रोथ, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग ग्रोथ एंड लॉन्जिविटी ऑफ अर्निंग ग्रोथ है ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years। इसमें सबसे बड़ी थीम जो है वो एक हेल्थ केयर सेक्टर है। हेल्थ केयर एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसमें हॉस्पिटल कंपनीज है, डायग्नोस्टिक कंपनीज है, इंडियन फार्मा कंपनीज है, ग्लोबल फार्मा कंपनीज है, ग्लोबल वैल्यू चेन को प्रोवाइड करते हैं काफी मेडिसिन। तो वो एक जो थीम है, एक स्ट्रक्चरल थीम है विच विल लास्ट फॉर मेनी मेनी ईयर्स। सिमिलर थीम is the entire BFSI sector, especially the sectors like NBFCs and related sectors, जहां पे जो इंटरेस्ट रेट कट और ओवरऑल लिक्विडिटी इंप्रूवमेंट से जो बेनिफिट आनी है उससे एक ओवरऑल इंप्रूवमेंट आएगा। थर्ड है कंजम्पशन बास्केट। हम कंजम्पशन बास्केट में काफी कंस्ट्रक्टिव है ओवर द लास्ट 1 year, स्पेशली द लास्ट 6 months, सिंपली बिकॉज हमको लगता है कि जो ये नंबर्स फ्लो थ्रू नहीं हुए हैं ओवर द लास्ट 2 years, कहीं ना कहीं ये मीन रिवर्जन आएगा। ये मीन रिवर्जन से ओवरऑल कंजम्पशन बास्केट अच्छा करेंगी, और हमारा जो ओवरऑल फोकस है वो उस कंपनीज में है जहां पे हमको अर्निंग सर्टेनिटी और अर्निंग ग्रोथ काफी हाई दिख रहे हैं। तो इसमें भी काफी वेरिएड बास्केट है, इसमें एपरल कंपनीज है, ग्रोसरी कंपनीज है, फूड डिलीवरी कंपनीज है, और हम ये पूरे बास्केट देख रहे हैं। And then select pockets of manufacturing, select pockets of auto ancillary. So काफी opportunities as a country, we need to pick and choose where we want to play in the coming 1 to 2 years. और अगर कुछ थीम्स ऐसी देखें जहां जो वैल्यूएशन वाइज अभी भी महंगी हैं या जो अंडर परफॉर्म कर सकती हैं, क्या कुछ ऐसी थीम सेक्टर्स भी हैं मार्केट में? काफी है दीपाली जी। इसमें थीम्स ऐसे हैं कि जहां पे कोई भी कंपनीज या सेक्टर जहां पे पी काफी एलिवेटेड है, और या तो उस सेक्टर या कंपनीज में ग्रोथ नहीं आ रहे हैं। ग्रोथ आने का रीजन मल्टीपल हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओवरऑल सेक्टर में ग्रोथ कम है फॉर some multiple reasons. It could be overall rural slowdown, domestic slowdown, but the biggest reason of growth slowdown in any sector is significantly higher competition. For example, when you look at the paint sector, you can see that paint sector में growth slowdown भी है, higher competition भी है। So एक sector है वो clear है कि higher capital cycle is worsening for that particular sector, and it's a sector that needs to be avoided at this point in time. ओके, चलिए, तो ये कुछ थीम्स की बात हुई, लेकिन अब बात करते हैं कोटक पायनियर फंड की, और इसकी डिटेल्स और डाइव इन करने की कोशिश करते हैं हरीश जी के साथ। तो हरीश जी, पहले तो ये बताइए, कोटक पायनियर फंड, अगर हम बाय डेफिनेशन जाएं तो पायनियर यूजुअली हम उन चीज़ों के लिए या उन थीम्स के लिए, उन पर्सन के लिए यूज़ करते हैं जिन्होंने कुछ नई चीज़ें डेवलप की हो, क्रिएट की हो और अपनी एक अलग डायरेक्शन बनाई हो। अगर हम कोटक पायनियर फंड की बात करें तो ये क्या इंडिकेट करता है, क्या डेफिनेशन है इस फंड की आपके हिसाब से? आपने सही बताया दीपाली जी कि पायनियर ऐसी कंपनी है जिसमें कुछ इनोवेटिव फीचर्स हैं। नाउ हाउ डू वी नो दैट अ कंपनी इज इनोवेटिंग और नॉट? कैसे हम आइडेंटिफाई करें? इसमें हमने अपना सिंपल एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स रखा है कि
any company which is innovating has to gain market share every quarter, every year for the next many years to come. So हमारी जो जितनी भी कंपनीज है इस पोर्टफोलियो में ये मार्केट शेयर गेनर्स हैं in their sector, maybe in India, globally, because of many reasons that they are doing the right stuff. So very simple thing. We think that a pioneering company is one which is gaining market share. अच्छा, इंटरेस्टिंग है जो आपने बात कही हरीश जी कि वो कंपनीज आपने पिक की जो इनोवेट कर रही हैं, तो ये तो बहुत मुश्किल रहा होगा ऐसी कंपनीज फाइंड आउट करना, क्योंकि इतने सारे सेक्टर्स, इतनी सारी कंपनीज, तो जो सिलेक्शन हुआ आपका इस फंड के अंडर जो भी कंपनीज आपने पिक की, क्या स्ट्रैटेजी आपकी रही, क्या इन्वेस्टमेंट राशनल रहा? तो दीपाली जी, कोई भी कंपनी इंडिया में या ग्लोबली जो मार्केट शेयर गेन कर रही है, अगर कोई सेक्टर 10% से ग्रो कर रहा है और कोई कंपनी 15% से ग्रो कर रही है, doing something which is over and above the sector growth, which is led by doing something which is innovative, either in terms of innovation, in terms of product, या better R&D, या better product feature, या better geographical diversification, newer product entry. So हमारा फोकस एक ही है कि ये जो डेटा है कि प्रोडक्ट है, प्रोसेस है, R&D है, ये सब एक मार्केट शेयर डेटा में कैप्चर हो जाते हैं। तो अगर कोई कंपनी हर क्वार्टर, हर साल मार्केट शेयर गेन कर रही है, तो हमारे लिए क्लियर इंडिकेशन है कि वो विनर रहेगी ओवर द लॉन्ग टर्म। ओके, चलिए, तो ये बात हुई, ये बेसिक चीज़ें हमें मालूम पड़ी कोटक पायनियर फंड के बारे में। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जब लौटेंगे तो और डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से सेक्टर्स में एक्सपोजर है इस फंड के थ्रू, कौन सी कैटेगरी ऑफ कंपनीज को पिक किया गया है, क्या कोई मार्केट कैप या सेक्टरल लिमिटेशन भी है कि, और कौन सी कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर को ये फंड सूट करता है, ये तमाम बारीकियाँ और समझेंगे। लेकिन फटाफट से रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं फायदेमंद फंड्स। हमारे साथ मिस्टर हरीश बिहानी मौजूद हैं जो कि फंड मैनेजर हैं कोटक महिंद्रा एएमसी से, और आज हम बातचीत कर रहे हैं कोटक पायनियर फंड की। हरीश जी, ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है, और अब थोड़ी और डिटेल्स आपसे समझना चाहेंगे कोटक पायनियर फंड की। आपने बेसिक इन्वेस्टमेंट रैशनल और थीम तो बताई, लेकिन एसेट एलोकेशन की बात करें तो कहाँ एलोकेशन इस फंड के थ्रू आप कर रहे हैं? तो दीपाली जी, हमारा जो फंड है एक डाइवर्सिफाइड फंड है, एक फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट है, जहां पे हम 100% लार्ज कैप में, 100% मिड कैप में, 100% स्मॉल कैप में डाल सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन जहां पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हम वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। सो एक फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट है, एक मल्टी कैप प्रोडक्ट है। सेकेंड है कि इसमें जो इनोवेटिंग थीम्स हैं वो अक्रॉस सेक्टर्स हमको मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें जो इंटरनेट स्पेस है, इंटरनेट स्पेस में काफी कंपनीज है जो लिस्ट हुई है ओवर द पास्ट 2 to 3 years। हमारे टॉप पोजीशन में इंटरनेट नेम्स हैं फूड डिलीवरी स्पेस में। हमारे पास एक इंटरनेट नेम है जो इंश्योरेंस स्पेस में है। वी हैव लिंकेज टू कंपनीज विच हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कंपनीज एज अ पार्ट ऑफ द होल्डिंग कंपनी। हमको जो मार्केट शेयर गेनर्स कंपनी मिल रहा है वो है समझिए एविएशन स्पेस में, ऑटो एंसिलरी स्पेस में, एपरल स्पेस में, हेल्थ केयर स्पेस में, हॉस्पिटल्स हैं, डायग्नोस्टिक हैं जो कि काफी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, काफी कुछ प्रोसेस चेंज कर रहे हैं, प्रोडक्ट चेंज कर रहे हैं, जिनके कारण वो मार्केट शेयर गेनर है। सो अक्रॉस द बोर्ड हमारा जो क्लियर फोकस है कि अगर आपको एज अ कंपनी, एज अ सेक्टर, एज अ थीम मार्केट शेयर गेनर मिले, जो हमारा की क्राइटेरिया है वो मिलता है, तो हम उस कंपनीज को इस फंड में फोकस करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए हरीश जी, जब आपने इस फंड में इन कंपनीज को कॉन्स्टिट्यूट किया तो आपने पहले सेक्टर्स पिक किए कि इन सेक्टर्स में हमें एक्सपोजर लेना है, और फिर उन कंपनीज को पिक किया, या पहले आपने कंपनीज की लिस्ट आइडेंटिफाई की और उसके बाद से सेक्टर एलोकेशन डिफाइन किया? ये बेसिकली ये अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि जो, क्योंकि मैं देख रही थी कोटक पायनियर फंड के काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपका एक्सपोजर है, मेजर एक्सपोजर रिटेल की तरफ आपका काफ़ी ज़्यादा है, तो किस तरीके की स्ट्रैटेजी आपकी रही पूरी? तो एब्सोल्युटली दीपाली जी, यहाँ पे एब्सोल्यूट बॉटम अप स्टॉक पिकिंग है। हम सेक्टरल फोकस नहीं करते हैं, एक सेक्टरल रिस्ट्रिक्शन रखते हैं कि एक पर्टिकुलर सेक्टर शुड नॉट गो बियॉन्ड 20% ऑफ द फंड।
दैट सेड कोई हम लोग अप्रोच नहीं करते हैं कि अच्छे इस सेक्टर लाइक बीएफएसआई सेक्टर में वी नीड टू कीप अ 35% बिकॉज बेंचमार्क है 35 है। वो क्लियरली फोकस नहीं है। फोकस क्लियरली है कि स्टॉक बाय स्टॉक हम आइडेंटिफाई करें जो कंपनीज हैं जो हमारे क्राइटेरिया को मीट करते हैं और उसको हम फंड में इम्प्लीमेंट करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं ऐड करना चाहूंगा कि 15% ऑफ द पोर्टफोलियो इज इन नैस्डैक ईटीएफ। तो ये ओके। हमको एक ओवरसीज डाइवर्सिफिकेशन भी प्रोवाइड करता है, जो कि ये 15 से 25% हम इंक्रीज कर सकते हैं, 15 से 25 भी कर सकते हैं, 25 से 15 कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी आउटलुक ऑफ द ओवरऑल आउटलुक ऑफ द यूएस मार्केट्स। ओके, तो यानी ओवरसीज म्यूचुअल फंड में भी एक्सपोजर इस फंड के थ्रू मिल रहा है और डोमेस्टिक थीम्स तो हैं ही जो कि मेजर कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। अच्छा, कितने समय में आप अपने इस पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं? कोई डेडिकेटेड टाइमलाइन है या डे टू डे मॉनिटरिंग भी होती है? क्या एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी रहती है? तो दीपाली जी, हर पोर्टफोलियो के हम डे टू डे मॉनिटरिंग करते हैं, बट मेन जो चेंजेस होते हैं वो क्वार्टर के समय या क्वार्टर के एंड में ही होते हैं, लार्जली बिकॉज जो डेटा पॉइंट्स आते हैं इंक्रीमेंटली स्पेशली ऑन मार्केट शेयर डेटा एंड द फ्यूचर आउटलुक बेस्ड ऑन दैट मार्केट शेयर डेटा दैट कम्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्वार्टरली अर्निंग्स। तो क्वार्टरली डेटा पॉइंट्स, क्वार्टरली आउटलुक एंड उसमें कुछ बहुत बड़ा बदलाव हुआ है जिससे आउटलुक चेंज हो गई है, तो हम बड़ा चेंज करते हैं। सेकेंडली, अगर कोई कंपनी जिसमें वैल्यूएशन बहुत ज्यादा ऊपर चला जाए, इट्स आउट ऑफ बाउंड विथ रियलिटी, तब हम इन बिटवीन क्वार्टर्स ऑल्सो हम चेंज करते हैं। तो ये पीरियोडिक चेंजेस हैं, बट मॉनिटरिंग रेगुलर है, डे टू डे मॉनिटरिंग है। अच्छा, आपने काफ़ी सारे कैटेगरीज बताई जहाँ पर आपने एक्सपोजर लिया हुआ है, लेकिन जैसे आपने राइटली क्लियरली पॉइंट आउट किया पहले कि आपकी स्टॉक पिकिंग पहले होती है, सेक्टर पिकिंग आप नहीं करते हैं। लेकिन कुछ कुछ थीम्स मैंने देखी काफ़ी सारी इस फंड के अंडर आती हैं। अच्छा, जो आपने स्टॉक सिलेक्शन आपका रहा या जो एग्जिस्टिंग स्टॉक सिलेक्शन आपका है, उसमें मेजर कॉन्स्टिट्यूशन मिड कैप्स का है, लार्ज कैप्स का है, स्मॉल कैप्स का है। हालांकि जो थीम आपकी है इनोवेटिव कंपनीज को पिक करना, वो शायद डायरेक्टली एसोसिएट नहीं करती है लार्ज कैप हो या मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, बट क्योंकि अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो ये जो मिड कैप और स्मॉल कैप्स हैं, इनको लेकर एक अलग ही फ्रेंजी उनके बीच में होती है। तो और अभी इनफैक्ट थोड़ा डर का या थोड़ी चिंता का माहौल भी था। तो एग्जैक्टली इस फंड के थ्रू मेजर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस कैटेगरी ऑफ कंपनीज की, अगर हम मार्केट साइज की बात करें? तो दीपाली जी, इस फंड में अराउंड 40 to 50% लार्ज कैप रहेगी और बाकी 55% ईटीएफ है। दोबारा करते हैं हाँ थोड़ा आंसर डायरेक्टली। हाँ, आ रही है। आई कैन हियर। श्योर श्योर। तो दीपाली जी, इस फंड में अराउंड 40 to 50% लार्ज कैप एलोकेशन रहेगा, 30 to 40% मिड एंड स्मॉल कैप एलोकेशन रहेगा, डिपेंडिंग ऑब्वियसली ऑन हाउ द मार्केट इज एंड मार्केट बिहेवियर इज एंड ओके। वैल्यूएशन, एंड 15 to 25% will be Nasdaq ETF, depending again on the outlook of Nasdaq and the overall US market. तो हरीश जी, क्या कोई फिर मार्केट कैप लिमिटेशन है इस फंड के थ्रू इन्वेस्ट करने में? कोई मार्केट कैप लिमिटेशन नहीं है। वी कैन डू 100% लार्ज कैप, 100% मिड कैप, 100% स्मॉल कैप इफ नीड बी। ओके। अच्छा, एक चीज़ और, जब आपने कंपनीज को पिक किया तो आपने बताया कि जो इनोवेटिव कंपनीज हैं उनको आपने ध्यान में रखा, जो इनोवेटिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आ रही हैं। बट उसके अलावा आपके पैरामीटर्स क्या रहे स्टॉक सिलेक्शन के पीछे? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर चाहे वो अर्निंग्स हो, ग्रोथ हो, मोमेंटम हो, वैल्यूएशंस हो। आप ये क्वेश्चन है जो हम हमेशा पूछते हैं कि आपकी जो लिस्ट रही उसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आपने किस पैरामीटर को दी और किस तरीके से प्लान किया? तो दीपाली जी, एक बेसिक हाइजीन है एज अ फंड हाउस जो हम रखते हैं कि वी वांट टू इन्वेस्ट इन कंपनीज वेयर रिटर्न ऑन कैपिटल इज ऑलरेडी हायर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वो इम्प्रूव हो रहे हैं। तो वो एक बेसिक क्राइटेरिया हमारे अक्रॉस फंड हाउस मीट करता है कि रिटर्न ऑन कैपिटल इज हायर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड इम्प्रूविंग,
which means cash flow characteristic काफी अच्छा है उन companies के. That combined with market share gains means that earning growth for these companies will be in are much ahead of the sector. And if that happens, so a company which is growing ahead of the sector and ahead of the market with improving return on equity and improving cash flow, all else being equal over a 5 to 10 year period, should ideally do better versus the market. थैंक यू हरीश जी आने के लिए CNBC आवाज़ पर और कोटक पायनियर फंड के बारे में तमाम डिटेल्स एक्सप्लेन करने के लिए। और जैसे कि हरीश जी ने बताया ही, एक वाइड पोर्टफोलियो है। स्टॉक पिकिंग जो की गई है वो उस पैरामीटर पर की गई है कि वो कंपनीज़ को पिक करें जहां ग्रोथ हो, अर्निंग ग्रोथ हो, इनोवेटिव आइडियाज़ हो, इनोवेटिव ट्रैक पर कंपनी कामकाज कर रही हो। और अगर हम इस पर्टिकुलर फंड की बात करें तो रिटेलिंग, ऑटो कंपोनेंट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, हेल्थ केयर सर्विसेज, ऑटोमोबाइल्स, काफ़ी बड़ी बास्केट है। और डोमेस्टिक के साथ साथ आपको ओवरसीज़ म्यूचुअल फंड में भी एक्सपोजर इस फंड के थ्रू मिलता है। बट थैंक यू हरीश जी तमाम डिटेल्स शेयर करने के लिए। इसी के साथ फ़ायदेमंद फंड्स में तो इतना ही। ब्रेक के उस बार भी खबरें जारी है CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।